हो गया। हाँ, तो शिखर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। और देखिए, हम जो आज आपके सामने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर खड़े होने का मेन मकसद है कि 18 तारीख से मॉर्निंग 7 बजे से हमारा एक नया बैच बीपीडीओ और वीडियो के लिए क्रैश कोर्स हम चलाने जा रहे हैं। और मैं सभी छात्र छात्राओं से गुजारिश करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर शिखर एकेडमी के साथ जुड़ने का हमारा सहयोग करें, क्योंकि देखिए 3 महीने का समय आपको दिया है आयोग ने। अभी जो आपका बीपीडीओ वीडियो की जो एग्ज़ाम डेट जुलाई के आसपास इन्होंने रखी है, तो हमारा 18 तारीख से 7 बजे से न्यू बैच उसके लिए क्रैश कोर्स लॉन्च हो रहा है। और हमें एग्ज़ाम बेस्ड जो भी आपका सिलेबस है उस आधार पे आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो आज हम आपके सामने एक छोटी सा मैं एक मैपिंग के बारे में ज्योग्राफी का एक छोटा सा टॉपिक रख रहा हूं। और वैसे आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, या मैंने नीचे लिखा है ओशिनिया कॉन्टिनेंट या ओशिनिया महाद्वीप। मैं आपको मैपिंग बताऊंगा और पूरे मैप में ही हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे कि खास चीज़ें क्या है, और जितने भी सारी चीज़ें मेन एग्जाम में पूछी जाती है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से, हम उसके बारे में आपको बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो हम शुरू करते हैं कि देखिए, सबसे पहले बच्चे जो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि विश्व के अंदर अगर बात करें तो 7 कॉन्टिनेंट हैं, 7 महाद्वीप हैं। और जिन महाद्वीपों में अगर मैं बात करता हूं क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप बच्चे कौन सा है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप आपका होता है एशिया महाद्वीप। दूसरे नंबर पे बात करें तो दूसरा महाद्वीप आपका है अफ्रीका महाद्वीप। तीसरे नंबर पे बात करते हैं तो ये आएगा बच्चे नॉर्थ अमेरिका। चौथे नंबर पे साउथ अमेरिका। और 5वें नंबर पे मैं बात करता हूँ, ये आएगा आपका अंटार्कटिका महाद्वीप। और 6वें नंबर पे आएगा यूरोप कॉन्टिनेंट, यूरोप महाद्वीप। और 7वें नंबर पे आएगा आपका ऑस्ट्रेलिया या ओशिनिया महाद्वीप। तो देखिए, अगर बात करें कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप, तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप आपके सामने जो है ये आपका है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है जिसे हम आज आपको पढ़ा रहे हैं, ये विश्व का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। अब देखिए, क्षेत्रफल के आधार पर मैंने बात की है, लेकिन आप ध्यान देना, ओशिनिया महाद्वीप या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है ये विश्व का क्षेत्रफल के आधार पर अगर बात करें, या अगर आपसे पूछा जाए जनसंख्या के आधार पर भी अगर बात करते हैं, तो दोनों दृष्टि में याद रखना बच्चे, पॉपुलेशन में और एरिया में, दोनों दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। कैसा महाद्वीप है? सबसे छोटा। जनसंख्या में भी सबसे छोटा है और एरिया में भी सबसे छोटा है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 5वें नंबर पर एक महाद्वीप है जिसका नाम है अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। लेकिन अंटार्कटिका महाद्वीप को हम निर्जन महाद्वीप कहते हैं। निर्जन महाद्वीप का मतलब बच्चे कि यहाँ पे मानव निवास नहीं करता है। आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसे विज्ञान के लिए समर्पित किया गया है, जिसे शोध के लिए या रिसर्च के लिए समर्पित किया गया है, वो महाद्वीप आपका कौन सा है? अंटार्कटिका महाद्वीप। और अंटार्कटिका महाद्वीप में मानव निवास नहीं करता है। इसे श्वेत महाद्वीप कहते हैं क्योंकि लगभग यहाँ पे पूरा बर्फ से लदा हुआ है, इसीलिए यहाँ जनसंख्या नहीं है। तो याद रखना, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया आएगा फिर। और पॉपुलेशन में ऑस्ट्रेलिया
और एरिया में भी सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा था? एरिया में भी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा है, ध्यान रहेगा। लेकिन यहां पे ध्यान देना और क्या क्या खास चीजें हो सकती हैं जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का विकास या विस्तार, याद रखना इसका विस्तार पूर्णतः कंप्लीटली अगर मैं बात करता हूं तो इसका विस्तार पूर्णतः बच्चे दक्षिणी गोलार्ध में है। कहां है? इसका विस्तार पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध का मतलब बच्चे ये आपका पृथ्वी है। और आप देखिएगा पृथ्वी कि अगर हम बात करते हैं तो बीच में आपका ये होती है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसे हम कहते हैं विषुवत रेखा, इक्वेटर या भूमध्य रेखा। और इसके उत्तर में जब आप जाते हो तो इसके उत्तर में आपका देखेंगे 23.5 डिग्री पर अगर बात करते हैं तो ये 23.5 डिग्री पर आपका नॉर्थ में बच्चे कौन सी होती हैं? ये आपका कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इसके साउथ में अगर मैं बात करता हूं दक्षिण में 23.5 डिग्री पर साउथ में ये आपकी होती है मकर रेखा। आर्यवसम। तो जो गोलार्ध या जो महाद्वीप इक्वेटर के उत्तर में होंगे उन्हें हम पूर्ण रूप से उत्तरी महाद्वीप में कहेंगे या उत्तरी गोलार्ध में, और जो इसके नीचे होंगे उनको हम पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में विस्तारित महाद्वीप कहते हैं। लेकिन कई महाद्वीप ऐसा है। अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा। लेकिन यूरोप महाद्वीप के अंदर से एक भी रेखा नहीं गुजरती है। या अंटार्कटिका महाद्वीप जो सबसे दक्षिण में है और सबसे दक्षिण में है तो यहां से भी एक भी रेखा नहीं गुजरती, ना कर्क, ना विषुवत, ना मकर। लेकिन हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ध्यान देना कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जो विस्तार है ये अगर बात करते हैं इसका विस्तार पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में है। और दक्षिणी गोलार्ध में बच्चे याद रखना ये आपका यहां पे अगर मैं बात करता हूं ये आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, क्योंकि जब हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में है। और इसी महाद्वीप से होकर अगर बात करें, इस महाद्वीप से होकर मध्य से एक मकर रेखा गुजरती है। कौन सी रेखा? तो मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मध्य से होकर गुजरती है। आर्यवसमन में तो मतलब मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया को 2 भागों में बांटने का काम करती है आर्यवसमन में। लेकिन ध्यान देना ये 2 भागों में जो बांटती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें फिर तो देखिए ऑस्ट्रेलिया अपने में एक देश भी है, लेकिन इसे हम ओशिनिया महाद्वीप कहते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ओशिनिया कॉन्टिनेंट में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया, मेलिनेशिया, कई सारे द्वीप समूह वगैरह वगैरह आते हैं, और जिसके कारण हम इस सारे को ही हम क्या कहते हैं बच्चे? ओशिनिया कहते हैं। मैंने कहा इसमें देखिएगा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, माइक्रोनेशिया, बस अभी मैप में बताऊंगा मैं, पोलिनेशिया और मेलेनेशिया, ये सारे इसी में आते हैं। तो इन सभी को मिलकर के हम क्या कह सकते हैं? ओशिनिया कॉन्टिनेंट या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी बोलते हैं बच्चे आर्यवसमन में। तो यहां पे ध्यान देना, तो इनसे मिलकर बन रहा है। आगे हम बात करते हैं जो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है या ओशिनिया कॉन्टिनेंट है, तो यहां पे ऑस्ट्रेलिया की सबसे मूल जनजाति अगर आपसे पूछा जाता है तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की मूल जनजाति अगर बात करते हैं, मूल जनजाति, तो मूल जनजाति एबोर्जिन्स है। क्या है बच्चे? एबोर्जिन। ध्यान देना, एबोर्जिन यहां की क्या है बच्चे? मूल जनजाति है। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जो घास के मैदान पाए जाते हैं, तो यहां में जो घास के मैदान पाए जाता है, यहां के घास के मैदान को हम क्या कहते हैं? तो याद रखना घास के मैदान को ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डाउन्स कहते हैं। क्योंकि अगर हम न्यूजीलैंड की बात करते हैं, न्यूजीलैंड के अंदर मूल जनजाति की बात करें तो न्यूजीलैंड के अंदर मूल जनजाति बच्चे माओरी है, माओरी जनजाति है। और न्यूजीलैंड के अंदर जो घास के मैदान होते हैं उसे हम कैंटरबरी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैंटरबरी घास के मैदान न्यूजीलैंड के अंदर है।
ठीक है ना, घास के मैदान है और ये मूल जनजाति माओरी, न्यूजीलैंड की बात कर रहा हूं। तो ऑस्ट्रेलिया में आपने देखा, ऑस्ट्रेलिया में जितने भी देश आएंगे ओशिनिया कॉन्टिनेंट में, इसमें ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जो सबसे बड़ा देश है, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो सबसे बड़ा देश यहां पे बच्चे यही ऑस्ट्रेलिया है। कौन है? सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे छोटा देश कौन सा होगा, तो याद रखना यहां पे एक छोटा सा देश है और सबसे छोटा देश यहां पे बच्चे नौरू, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। नौरू एक गणतंत्रात्मक देश है, सबसे छोटा गणतंत्रात्मक देश है। आ रही बात समझ में? लेकिन ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में मूल जनजाति, ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदानों की बात करते हैं, लेकिन घास के मैदान भी हम विश्व में जब पढ़ते हैं तो दो प्रकार के होते हैं। एक शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं और एक उष्ण घास के मैदान होते हैं। तो वो भी आपको थोड़ा ध्यान देना है। जो शीतोष्ण घास के मैदान और उष्ण घास के मैदान कैसे होते हैं, ये आप देख लीजिएगा, ये कर्क रेखा और मकर रेखा। तो सामान्य तौर पर अगर मैं बात करता हूं, जो घास के मैदान आपके कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में आते हैं, जो इस क्षेत्र में होंगे, उन घास के मैदानों को हम क्या कहते हैं बच्चे? इन घास के मैदानों को हम कहते हैं उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। कैसे कहते हैं? उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, मतलब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कहते हैं। लेकिन जो घास के मैदान यहाँ से 66.5 डिग्री उत्तरी और 66.5 डिग्री दक्षिणी इनके बीच में होते हैं, इन घास के मैदानों को हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं बच्चे शीतोष्ण घास के मैदान। क्या कहते हैं? ये ऊपर वाले भाग में ये, तो इसे हम कहते हैं शीतोष्ण घास के मैदान, शीतोष्ण घास के मैदान। तो इसीलिए याद रखना, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है या ओशिनिया महाद्वीप है, मैंने आपसे कहा था कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो आपके इसके मध्य से होकर एक मकर रेखा गुजर रही है, और जो मकर रेखा जब गुजर रही है तो मकर रेखा के ऊपर जो होगा वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होगा और इसके जो नीचे होगा वो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होगा। तो इसीलिए यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में जो डाउन्स नामक घास के मैदान हैं, तो ये डाउन्स नामक घास के मैदान बच्चे याद रखना, ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं, क्योंकि मकर रेखा के दक्षिण में है और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। हर बस समझ में, टेम्परेट ग्रासलैंड है। और न्यूजीलैंड के अंदर जो कैंटरबरी है, ये भी आपका कैसा है? ये भी शीतोष्ण घास के मैदान है। आ रही बात समझ में? ध्यान देना, ठीक है। अब देखिएगा, नेक्स्ट बात करते हैं जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया या ओशिनिया कॉन्टिनेंट में बच्चे इसे हम कई नामों से जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को स्वर्णिम रेसों का देश या स्वर्णिम रेसों का देश कहते हैं, या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्यासी भूमि का देश कहते हैं। प्यासी भूमि का देश किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाता है, प्यासी भूमि के अलावा इसे और भी नाम देते हैं, इसे हम कंगारू की भूमि भी कहते हैं, द लैंड ऑफ गोल्डन प्लेस भी कहते हैं। तो याद रखना, द लैंड ऑफ गोल्डन, ध्यान देना, क्या कहते हैं? द लैंड ऑफ गोल्डन, गोल्डन प्लेस मतलब। आ रही बात समझ में? इसी को हम कंगारुओं की भूमि भी कहते हैं बच्चे। कंगारुओं की भूमि किसे कहा जाता है? तो कंगारुओं की भूमि भी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को ही कहा जाता है। प्यासी भूमि का देश क्यों कहते हैं मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप बच्चे, इसका अधिकांश भाग, इसका मैक्सिमम भाग जो है, इसका मैक्सिमम भाग आपका डेजर्ट है या मरुस्थलीय है। कैसा है? मरुस्थलीय है। और जब इसका अधिकांश भाग मरुस्थलीय है तो यहाँ पे पानी की कमी है, जिसके कारण इसे प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। आ रही बात समझ में? तो अब हम बात करेंगे थोड़ा, इसमें हम मैप पे जाते हैं और मैप पे इसका अध्ययन करते हैं कि मैप में क्या क्या चीज़ें हमें देखना है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ ऑस्ट्रेलिया में जब मरुस्थलीय होने के कारण
ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में मेरिनो प्रजाति की भेड़ें पाई जाती हैं। मेरिनो प्रजाति की भेड़ें कहाँ पाई जाती हैं? तो मेरिनो प्रजाति की भेड़ें पाई जाती हैं, और मेरिनो प्रजाति की जो भेड़ें ऑस्ट्रेलिया में हैं, क्योंकि इसी से ऑस्ट्रेलिया में ऊन का उत्पादन किया जाता है बच्चे। किसका उत्पादन किया जाता है? ऊन का उत्पादन किया जाता है। आ रही बात समझ में? ऊन का उत्पादन किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया की जो प्रमुख फसल है, ऑस्ट्रेलिया की जो प्रमुख फसल अगर आपसे पूछा जाता है तो ऑस्ट्रेलिया की जो मुख्य फसल है, तो ऑस्ट्रेलिया की मुख्य फसल गेहूं है। क्या है? गेहूं। ठीक है ना। अभी मैं बताऊंगा कि यहां पे एक राज्य है न्यू साउथ वेल्स, और न्यू साउथ वेल्स के अंदर गेहूं का उत्पादन बहुत अच्छे होता है। और इसके साथ साथ अगर बात करें बॉक्साइट के उत्पादन में एल्यूमिनियम का अयस्क के बचे बॉक्साइट, तो बॉक्साइट के उत्पादन में भी ऑस्ट्रेलिया विश्व में नंबर 1 स्थान रखता है। अभी मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे एक जगह वेपा पड़ता है, और वेपा नामक जगह जो है ये बॉक्साइट के उत्पादन के लिए बहुत फेमस है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं, इसमें मैप की बात करते हैं। मैंने मोटा मोटा इंट्रो तो आपको दे दिया है। तो ये ऑस्ट्रेलिया का कैसा मैप है बच्चे? ये आपका फिजिकल मैप है ऑस्ट्रेलिया का। सुन रहे हो ना मेरी बात? अब यहां ध्यान देना, फिजिकल मैप है। तो देखिए सबसे पहले हम इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का पूरा हम इसके बारे में फिजिकल के बारे में थोड़ा मेन चीजें देखते हैं। देखिए बच्चे, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप बेसिक इंट्रो हम बता दिए हैं। देखिए हम ऊपर से चलते हैं कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अगर पूरब में मैं बात करता हूं तो इसके उत्तर पूर्व में यहाँ पे दिख रहा होगा बच्चे, पूरब में, ईस्ट में ये साउथ पैसिफिक ओशन है। साउथ पैसिफिक का मतलब दक्षिणी प्रशांत महासागर है। और इसके उत्तर दक्षिण में अगर हम आते हैं तो इसके दक्षिण में बच्चे हिंद महासागर है, या इधर आपका इंडियन ओशन है। ये इधर आपका देख लो, इसके पश्चिम में भी इंडियन ओशन है, हिंद महासागर है। लेकिन यहाँ पे बात करें ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में एक छोटा सा सागर है जिसे हम कहते हैं तिमोर सी। तो आपसे अगर पूछे तिमोर सी कहाँ है, तो तिमोर सी ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिम में है। उत्तर पश्चिम में तिमोर सागर मिल रहा है। यहीं से आगे आते हैं, इसके उत्तर पूर्व में एक सागर और मिल रहा है जिसे हम कहते हैं कोरल सागर। कोरल सागर से नीचे आते हैं तो यहाँ पे एक सागर और मिल रहा है जिसे हम कहते हैं तस्मान सी, तस्मानिया सागर। तो तस्मान बच्चे यहाँ के, तस्मानिया यहाँ का एक स्टेट भी है, एक राज्य भी है, और यहाँ पे तस्मानिया सागर भी है। आ रही बात समझ में? वहीं पे हम यहाँ पे 2 जल संधियों की बात करते हैं। एक जल संधि बच्चे आपका बात करें, एक जल संधि है जिसे हम कहते हैं टारस जल संधि। टारस जल संधि। आपसे पूछा जाएगा कि टारस जल संधि क्या है, तो टारस जल संधि की अगर हम बात करते हैं, टारस जल संधि ये वाला जो भाग है यहाँ पे, ये आपका टारस जल संधि है। और टॉरस जल संधि जो है ये उसके उत्तर में अगर बात करते हैं, ये पापुआ न्यू गिनी है बच्चे। ये एक द्वीप है, यहाँ पे ऊपर पूरा नहीं दिख रहा है, पापुआ न्यू गिनी है, और ये नीचे ऑस्ट्रेलिया है। तो यहाँ पे देखिएगा टॉरस जल संधि के इधर अगर हम बात करते हैं तो एक सागर यहाँ पे है अरापुरा सी। देखिए सारे सागर देखना, इसके उत्तर पश्चिम में तिमोर सी, इसके उत्तर में अरापुरा सी, इसके उत्तर पूर्व में कोरल सी, इसके दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पूर्व में, साउथ ईस्ट में तस्मान सी, ये हिस्से में है। लेकिन यहाँ पे टॉरस जल संधि की अगर बात करते हैं तो इधर पापुआ न्यू गिनी आइलैंड से बच्चे, कौन सा है? पापुआ न्यू गिनी। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि जो पापुआ न्यू गिनी आइलैंड्स है, पापुआ न्यू गिनी जो द्वीप है ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप पापुआ न्यू गिनी है। और अगर आपके बात करें कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप बच्चे वो आपका ग्रीनलैंड है। कौन सा है? ग्रीनलैंड है। और ग्रीनलैंड कहाँ है? ग्रीनलैंड अटलांटिक ओशन में है, और ये आपका नॉर्थ अटलांटिक ओशन में कनाडा के ऊपर है। ठीक है ना। तो ये देख लिया। अब आपसे पूछा जाता है जल संधि क्या होती है। जल संधि वह भाग होता है
जो दो जलीय क्षेत्रों को आपस में जोड़ता है और स्थल खंड को अलग कर देता है, उसी को हम जल संधि कहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जरा, यहाँ देखिएगा कि जो जल संधि की बात कर रहा हूँ ये टॉरस जल संधि है। और टॉरस जल संधि किसको जोड़ रही है? अराफुरा सी को कोरल सी से जोड़ने का काम करती है। याद रखना बच्चे, टॉरस जल संधि किसको जोड़ रही है? अराफुरा सी को कोरल सी से। दिख रहा है ना? तो अराफुरा सी को किससे जोड़ रही है? कोरल सी से जोड़ रही है बच्चे। कौन? टॉरस जल संधि। एक जल संधि और देखते हैं, यहां नीचे आओगे तो यहां पे एक जल संधि है बच्चे जिससे हम कहते हैं बास जल संधि। कौन सी जल संधि है? बास जल संधि। अब देखिएगा जो बास जल संधि है, ये वाटर स्ट्रेट जो है ये बच्चे किसको जोड़ने का काम करती है? तो यहां देखिएगा ये तस्मान सी है और तस्मान सागर को इधर आपके कौन सी है? इधर इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर है। तो याद रखना तस्मान सी को हिंद महासागर से जोड़ने का काम करती है। और अलग किसको कर रही है? अलग कर रही है ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से। तो ये तस्मानिया एक द्वीप है, एक राज्य है ऑस्ट्रेलिया का। तो तस्मानिया को किससे अलग कर रही है? तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग कर रही है। और वास जल संधि हिंद महासागर को तस्मान सागर से जोड़ रही है। टॉरस जल संधि अलग कर रही थी ऑस्ट्रेलिया को किससे? पापुआ न्यू गिनी से। तो ये दो जल संधियां यहां पे ध्यान देना बच्चे, आ रही बस। लेकिन यहां पे अगर हम बात करते हैं, इसे मिटा दें, ठीक है। तो दो जल संधियां आपको हम बताए हैं, इसे ध्यान देना। दोनों जल संधियां आपको मिल गई होगी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। अब देखिएगा नेक्स्ट, यहां पे मैंने कहा था कि जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में लगभग 80% भूमि लगभग मरुस्थलीय है। और यहाँ पे 80% भूमि बच्चे कैसी है? 80% भूमि आपकी डेजर्ट है या मरुस्थल है। और जब यहाँ पे 80% भूमि मरुस्थलों से निर्मित है या मरुस्थल है, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया में मैक्सिमम जनसंख्या में मरुस्थल भाग में न रह करके और अधिकतर जनसंख्या तटीय क्षेत्रों में निवास करती है। कहाँ करती है? तटीय क्षेत्रों में। आ रही बात समझ में? और तटीय क्षेत्रों में निवास करती है। जैसे मैं अगर बात करता हूं कि यहाँ के तटीय कुछ शहर हैं बच्चे, जैसे अगर बात करें, देखिएगा मैं एक शहर आप देखिएगा ये ब्रिस्बेन है। ब्रिस्बेन के बाद आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आपका मिल रहा है बच्चे सिडनी। सिडनी के बाद नीचे आओगे तो यहां पे आपको मिल रहा है बच्चे यहीं पे कैनबरा। सुन रहे हो ना? ये क्या है? ब्रिस्बेन है। तो ब्रिस्बेन हो गया है। दूसरा आपका सिडनी हो गया है। सिडनी के नीचे आओगे तो कैनबरा हो गया है। अब देखिएगा ये कैनबरा क्या है? ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के मैं अभी कुछ प्रांत आपको बताऊंगा, ये आएगा बच्चे न्यू साउथ वेल्स प्रांत के अंदर। वहीं पे नीचे आओगे कैनबरा के अंदर, यहाँ पे एक और क्षेत्र मिल रहा है जिसे हम कहते हैं मेलबोर्न कहते हैं। तो मेलबोर्न, आ रही बात समझ में? तो मेलबोर्न भी बच्चे आपका कहाँ है? तट में आ रहा है। एक आपका यहाँ पे आ रहा है जिसको एडिलेड कह रहे हैं। तो एडिलेड भी ऑस्ट्रेलिया का एक तटीय शहर है। और एडिलेड के बाद यहाँ पे आएगा ये पर्थ है। क्या है? सिडनी, पर्थ सुना होगा बच्चे। और यहाँ पे अगर ऊपर जाते हैं तो ये डार्विन है। तो देखिएगा ऑस्ट्रेलिया की मैक्सिमम जनसंख्या इन्हीं तटीय क्षेत्रों में निवास करती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर मैक्सिमम भाग मरुस्थलीय है, जिस कारण से ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या इन भागों में निवास करती है। आ रही बात समझ में? यहां पे ध्यान देना कि अगर सीधा याद करेगा BSc MA PhD, देखेगा ये तटीय शहर, देखेगा सीक्वेंस से चलेंगे, ब्रिस्बेन, सिडनी, कैनबरा, मेलबोर्न, एडिलेड, पर्थ, डार्विन, ये पूरा तटीय भागों में ऑस्ट्रेलिया की मैक्सिमम जनसंख्या क्या कर रही है? निवास कर रही है। क्यों? यहां का 80% भाग क्या है? मरुस्थलीय है। मतलब ठीक है बच्चे, इसीलिए लोग अपना जीवन यापन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए या अपना जो भी अपना कार्य करने के लिए, अपना
कृषि उत्पादन के लिए इन्हीं तटीय क्षेत्रों में निवास करते हैं, जहाँ पे उन्हें पर्याप्त मात्रा में ये पानी वगैरह वगैरह सिंचाई के लिए सुविधाएं उपलब्ध हो जाती है। तो ये ध्यान रखना। ये मैंने बताया कि यहाँ के तटीय शहरों की बात की है, ठीक है। चले इसके बाद हम बात करते हैं बच्चे, देखते हैं नेक्स्ट। ये देखिएगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर अगर बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में ये आपके कुछ प्रांत आपको दिख रहे हैं, राज्य दिख रहे हैं। ये आपका है बच्चे जिसे हम कहते हैं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। एक है बच्चे नॉर्थर्न टेरिटरी, मतलब या उत्तरी ऑस्ट्रेलिया भी बोल सकते हैं। ये आपका है साउथ ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। ये आपका है क्वींसलैंड, क्वींसलैंड एक ऑस्ट्रेलिया का प्रांत है। ये न्यू साउथ वेल्स है, और ये विक्टोरिया प्रांत है, और ये आपका तस्मानिया प्रांत है बच्चे। आ रही बात समझ में? तो यहां देखिएगा जो हम इन राज्यों की बात कर रहे हैं, इन राज्यों की जो बात कर रहे हैं, तो आप देखिए यहां पे कौन कौन से हैं ये देखिएगा। तो मैंने कहा था कि यहीं पे बच्चे जो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, कैनबरा किस ऑस्ट्रेलिया के किस प्रांत के अंतर्गत आती है? तो आपका आंसर होगा कैनबरा न्यू साउथ वेल्स के अंदर आती है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ऑस्ट्रेलिया की मुख्य फसल गेहूं है, तो ये कैनबरा है या सॉरी न्यू साउथ वेल्स है। यही न्यू साउथ वेल्स बच्चे ऑस्ट्रेलिया में गेहूं का बहुत ज़्यादा उत्पादन करता है। गेहूं का एग्रीकल्चर या प्रोडक्शन यहाँ पे होता है, ठीक है ना। और मेलबोर्न यहाँ नीचे है, ये मेलबोर्न था जो मैंने 6 रहा वो बताया अभी। अब यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ पे अगर बात करें जल खाड़ियों की, सॉरी किसकी बात करें, खाड़ियों की बात करते हैं कि कौन कौन सी खाड़ी या कौन कौन से गल्फ वगैरह यहाँ पे पाई जाती है। तो यहाँ पे ध्यान देना बच्चे, ये आपकी यहाँ पे एक खाड़ी मिल रही है जिसे हम कहते हैं गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया। अरापुरा सी के नीचे गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया है, कारपेंट्रे की खाड़ी है। जैसे मैं बात करता हूँ विश्व की सबसे गहरी खाड़ी, तो वो आपकी नॉर्थ अमेरिका में हडसन की खाड़ी आ जाती है। लेकिन विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी, तो विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी बच्चे मैक्सिको की खाड़ी, ये भी नॉर्थ अमेरिका में कैरेबियन सी के पास आती है। वहीं पे मैं बात करता हूँ, यहाँ पे एक खाड़ी है जिस खाड़ी का नाम क्या कहते हैं, स्पेंसर, या जिसे हम कहते हैं स्पेंसर की गल्फ खाड़ी। तो देखिएगा ये कौन सी खाड़ी है, स्पेंसर। तो स्पेंसर की खाड़ी कहाँ है? तो स्पेंसर की खाड़ी भी ऑस्ट्रेलिया में है, और ये यहाँ पे एडिलेड के पास में बच्चे दिख रहा होगा, यहाँ पे ये वाला क्षेत्र आपको, ये स्पेंसर की खाड़ी है, ठीक है ना। तो ये आपने देखा। अब हम इसी में बात करते हैं कि यहाँ का जो मैंने कहा था कि यहाँ का मैक्सिमम भाग मरुस्थलीय है। तो मरुस्थलीय है तो यहाँ पे कौन कौन से मरुस्थल पाए जाते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। चलो देखिए जरा, देखिए बच्चे जरा, यहाँ पे कुछ मरुस्थल हैं। जिन मरुस्थलों की हम बात करेंगे तो देखिए ऑस्ट्रेलिया में 80% भाग मरुस्थल है। तो यहाँ पे एक मरुस्थल है बच्चे विक्टोरिया मरुस्थल। तो बताइए अगर आपसे पूछा जाता है कि विक्टोरिया डेजर्ट कहाँ पे है, तो विक्टोरिया डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। एक मरुस्थल अगर हम बात करते हैं यहीं पे आएगा बच्चे, एक मरुस्थल आएगा गिब्सन डेजर्ट। कौन सा मरुस्थल है? गिब्सन मरुस्थल डेजर्ट। तीसरा अगर मैं बात करता हूँ तो एक और आएगा बच्चे जिसे हम कहते हैं ग्रेट सैंडी, ग्रेट सैंडी डेजर्ट। तो ग्रेट सैंडी मरुस्थल भी आपका कहाँ पे है? ये भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। एक और आ जाएगा चौथा मरुस्थल बात करें तो ये आएगा बच्चे तनामी डेजर्ट। कौन सा आएगा? तनामी मरुस्थल, ये भी ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ एक आएगा सिम्पसन मरुस्थल, सिम्पसन मरुस्थल, और इस सिम्पसन मरुस्थल भी ऑस्ट्रेलिया में है। और एक और आ जाएगा बच्चे स्टूर्नी डेजर्ट या स्टुअर्ट डेजर्ट, मतलब क्या कहते हैं? स्टुअर्ट डेजर्ट। तो स्टुअर्ट मरुस्थल भी कहाँ पे है? तो ये भी ऑस्ट्रेलिया में है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिएगा ये पूरा भाग जो दिख रहा है ये लगभग सारा मरुस्थलीय है। तो देखिए ये आपका दिख रहा है, ये ग्रेट ऑस्ट्रेलियन या विक्टोरिया मरुस्थल है। अब यहाँ पे ध्यान देना, जो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है ये ऑस्ट्रेलिया में है। अगर विक्टोरिया झील पूछे
तो अफ्रीका महाद्वीप में है। और अफ्रीका महाद्वीप में जो विक्टोरिया झील है वो याद रखना वो 3 देशों की सीमा पर है, एक तो केन्या, एक युगांडा, एक तंजानिया। और विक्टोरिया झील से ही विषुवत रेखा होकर गुजरती है बच्चे, इक्वेटर होकर गुजरती है। लेकिन ये और विक्टोरिया वाटरफॉल की मैं बात करता हूं तो विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप में है, आर्य समझ। और अगर मैं बात करता हूं कि जो विक्टोरिया जलप्रपात है, वाटरफॉल है, ये विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर है। कौन सी नदी पर है? जाम्बेजी नदी पर है। और ये भी अफ्रीका महाद्वीप में है बच्चे, आर्य समझ में। लेकिन यहीं पे आगे बात करते हैं, लेकिन विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। तो याद रखना इनको। दूसरा ये देखिएगा अगला मरुस्थल, ये आपका है कौन सा? ग्रेट या गिब्सन डेजर्ट, जो मैंने बात की थी, गिब्सन मरुस्थल। ऊपर जाओगे तो यहाँ पे ग्रेट सैंडी डेजर्ट मिल रहा है। वहीं पे इधर आओगे ये आपका तनामी डेजर्ट मिल रहा है, मरुस्थल है। और नीचे आओगे बच्चे ये सैमसन डेजर्ट मिल रहा है। और यहीं पे सैमसन के बाद मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे एक मरुस्थल आता है बच्चे, यहाँ लिखने रखा है ना, यहीं पे आता है जिसका नाम क्या है? स्टुअर्ट डेजर्ट कहते हैं। तो ये कुछ मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है। तो मरुस्थल, पूरी मरुस्थलीय लगभग भूमि है, इसलिए यहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा इन तटीय शहरों में निवास करती है, क्योंकि यहाँ पे मरुस्थल होने के कारण ये स्थिति है बच्चे। ठीक है, तो ध्यान रखना कि ये मरुस्थल है और इसीलिए यहाँ पानी की कमी है, तो इसीलिए हम क्या कहते हैं? इसे प्यासी भूमि का देश कहते हैं। कंगारू पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में, इसीलिए कंगारों की भूमि भी कहा जाता है। सुन रहे हो ना मेरी बात? तो ध्यान रखना है कि ऑस्ट्रेलिया में आपने देखा कि कौन कौन से क्या क्या चीज़ें पाई जाती है, कौन कौन से हैं, क्या है, कैसे हैं। तो ये आपने मरुस्थल देख लिए हैं, आपने तटीय शहर देखे हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, आपसे पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, ये आपका है बच्चे ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग। तो अगर कहाँ पूछा जाए ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग किसको जोड़ता है, तो ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग जो है ये याद रखना, यहाँ पे अगर देखें ये सिडनी है और सिडनी को बच्चे यहाँ से किसको जोड़ने का काम कर रहा है? पर्थ को जोड़ता है। तो ये आपका ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग है। ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग किसको जोड़ रहा है? सिडनी को पर्थ से। ये ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेल मार्ग हो गया है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रहेगा। अब हम बात करते हैं यहाँ के एक पठार आपको मिलेगा, और जिस पठार को हम क्या कहते हैं देखेगा, ये यहाँ पे एक पठार आपको मिल रहा है ऑस्ट्रेलिया में जिसे कहते हैं किम्बरले का पठार। तो देखिए कई बार आपसे पूछा जाता है कि किम्बरले का पठार कहाँ है? क्या है बच्चे? किम्बरले का पठार। तो किम्बरले का पठार भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। तो किम्बरले का प्लेटो मतलब, आ रही बात समझ में? लेकिन अगर किम्बरले की खान की बात करता हूं तो ये दक्षिण अफ्रीका देश में है, और जो हीरे के लिए प्रसिद्ध है, डायमंड के लिए प्रसिद्ध है, हीरे की खान किम्बरले के अंदर। लेकिन ये किम्बरले का पठार ये ऑस्ट्रेलिया में है। पठार मतलब जो मैदान होता है ना, मैदान से थोड़ा जो ऊपर उठा हुआ गुंबदाकार भाग होता है उसे पठार कह रहे हैं। तो ध्यान देना किम्बरले का पठार ऑस्ट्रेलिया में ही है। ठीक है बच्चे, चलो अब आगे बात करते हैं यहाँ के पर्वत श्रेणी की। चलो देखिएगा जरा आप, यहां पे देखिएगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर यहाँ पे अगर उत्तर पूर्वी में बात करता हूं तो यहाँ पे एक ग्रेट बैरियर रीफ मिल रही है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पाई जाती है? तो आपका आंसर होगा कि ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। तो कहाँ पाई जाती है ग्रेट बैरियर रीफ? तो ग्रेट बैरियर रीफ, भित्ति बोलते हैं बच्चे, ग्रेट बैरियर भित्ति, तो ये आपके ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, लिखा हुआ यहाँ पे। देखिए यहीं पे आपका एक सागर मैंने बताया था, कोरल सी। तो एग्जाम में अगर पूछे ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन अगर लोकेशन पूछता है तो याद रखना ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में है बच्चे।
कहाँ पे है? नॉर्थ ईस्ट में है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो उत्तर पूर्व में ये विद्यमान है। और एक ग्रेट बैरियर रीफ याद रखना, इसे हम कोरल रीफ भी कहते हैं। कोरल रीफ या कोरल भित्ति, आ रही बात समझ में? तो कोरल रीफ भी कहते हैं, क्योंकि एक जीव है बच्चे जिसे हम परवाल जीव कहते हैं, कोरल जीव कहते हैं। ये समुद्र में पाया जाता है, और समुद्र में ज़्यादा गहराई में नहीं बल्कि छिछले स्थान में, जहाँ पे समुद्र के तटीय या ऊबड़ खाबड़ भूमि होती है, वहाँ पे ये कॉलोनी बनाकर रहते हैं। कैसे रहते हैं? कॉलोनी बनाकर रहते हैं। जैसे समुद्र का ये ऊबड़ खाबड़ भाग है, तो यहाँ पे कई सारे संख्या में ये रहते हैं। और ये क्या है बच्चे, इस तरह से ये जीव क्या करते हैं? ये कैल्शियम कार्बोनेट को खाते हैं, और ये अपने चारों ओर जो खोल बना के रखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का है। अब कॉलोनी बनाकर रहते हैं लाखों हजारों अरबों की संख्या में, और जब ये मरते हैं, एक जीव मरा तो इसके बाद दूसरा इसके ऊपर आया, इसको खाने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट, लेकिन ये खोल छोड़ते रहते हैं। और इसी तरह से यहाँ पे कई सारे इस तरह से क्या हो जाता है, ये जमाव हो जाता है, और धीरे 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 बच्चे ये काफ़ी लंबी कई सालों में एक कोरल से निर्मित परवाल भित्ति का निर्माण हो गया है। लेकिन ये कोरल से परवाल भित्ति जो है, ये रंग बिरंगे विभिन्न प्रकार के रंगों से निर्मित होती है। इसीलिए इस ग्रेट बैरियर रीफ की जगह ऑस्ट्रेलिया में बच्चे यहाँ पे गोताखोरी बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे पर्यटन की दृष्टि से ये बहुत संपन्न क्षेत्र है ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि यहाँ पे जो भी पर्यटक आते हैं वो गोताखोरी करते हैं, और यहाँ पे रंग बिरंगे पत्थर वगैरह वगैरह दिखते हैं। आ रही बात समझ में? मूंगा चट्टान मतलब जो होती है, मूंगा पत्थर जो होते हैं, उस तरह से। तो ध्यान देना, विश्व की सबसे लंबी परवाल भित्ति कौन सी है? तो आपका आंसर होगा विश्व की सबसे लंबी परवाल भित्ति। अगर पूछे तो विश्व की सबसे लंबी परवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ। क्या बोला मैंने? विश्व की सबसे लंबी परवाल भित्ति है बच्चे, बोलो ना। तो सबसे लंबी परवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ है। आ रही बात समझ में? लगभग 1600-1700 लगभग इतना है, मतलब लगभग 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा है। सॉरी 1.5 किलोमीटर नहीं, 1600-2100 किलोमीटर के आसपास, मीटर के आसपास, मतलब है ना, 21 किलोमीटर, हाँ ठीक है, 19 किलोमीटर, मतलब 1600 किलोमीटर, ध्यान रखना बच्चे, 1600 किलोमीटर लंबी है। तो इसीलिए हम इसे कहते हैं विश्व की सबसे लंबी क्या है, ये परवाल भित्ति है। तो ग्रेट बैरियर रीफ, और ये मैंने बताया था ये कहाँ पे है, ये किसके द्वारा निर्मित है? कोरल रीफ द्वारा निर्मित है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। चले, ये लिख दिया। तो ग्रेट बैरियर रीफ समझ गए, ये भी आपने ऑस्ट्रेलिया में देख लिया है, ठीक है ना। अब देखिएगा विश्व में अगर मैं बात करता हूँ, विश्व में बच्चे सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला अगर आपसे पूछी जाती है, तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला तो एंडीज पर्वत श्रृंखला है, जो एंडीज माउंटेन रेंज है। और ये आपका कहाँ पे है? ये साउथ अमेरिका में है। कहाँ पे? ये साउथ अमेरिका में है, दक्षिण अमेरिका में है, ठीक है ना। और दूसरे नंबर पे मैं बात करता हूँ तो रॉकीज माउंटेन है, रेंज है, और रॉकीज रेंज बच्चे कहाँ हैं? ये नॉर्थ अमेरिका में है। विश्व की तीसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला देखिएगा यहाँ पे, अगर मैं बात करता हूँ तो ये आपका ये वाला भाग जो है दिख रहा होगा बच्चे, ठीक है ना। ये देखिएगा यहाँ पे ये वाला भाग, तो यही आपका कौन सा है बच्चे? ये आपकी यहाँ की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जिसे कहते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो बताइए ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत श्रृंखला या माउंटेन रेंज कहाँ पे है? तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर है, ये देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आपसे पूछें ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो यहाँ पे देखना बच्चे, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये यहाँ की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जिसे कहते हैं माउंट कोसिस्को। माउंट कोसिस्को या क्यूसिस्को, माउंट कोसिस्को, जिसकी ऊंचाई बच्चे 2230 या 28 मीटर के आसपास है, इसकी ऊंचाई है। तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट कोसिस्को। ये किस पर्वत श्रेणी पर है? ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर है। आ रही बात समझ में? और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर है सबसे ऊंची। लेकिन अगर आपसे पूछे किस प्रांत के अंतर्गत आ रही है, तो ये माउंट कोसिस्को अगर बात करें तो ये आप देख रहे हैं बच्चे, ये न्यू साउथ वेल्स के अंदर पड़ रही है।
आ रही बात समझ में? तो ये ध्यान रखोगे। तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी, ऑस्ट्रेलिया में सबसे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है। और यहीं पे बच्चे अगर बात करते हैं, यहाँ पे एक छोटी सी एक पर्वत श्रृंखला और है, और जो ये वाली पर्वत श्रृंखला है आप इसे ध्यान से देखना, जिसे हम कहते हैं न्यू इंग्लैंड रेंज। अब देखिए कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इंग्लैंड क्यों आया है, तो यहाँ पे इंग्लैंड अगर आ गया है तो आप लोग क्या मार दोगे, आप इसे यूनाइटेड किंगडम जैसे देश में मार दोगे कि वहाँ पे है। तो न्यू इंग्लैंड पर्वत रेंज कहाँ पे है, तो ये वाली बच्चे न्यू इंग्लैंड पर्वत रेंज यहाँ पे है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के पास में। आ रही बात समझ? बोलिए। और यहाँ पे किम्बरले का पठार मैंने बताया था, ये किम्बरले क्षेत्र आपका दक्षिण अफ्रीका में भी है, और लेकिन यहाँ पे किम्बरले का पठार यहाँ पे है। ये हो गया ना। तो ये आपको हमने ग्रेट बैरियर रीफ, कोरल सी वगैरह वगैरह बताया है, कारपेंटर की खाड़ी। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान देना, जो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, इसमें यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक क्षेत्र पड़ता है बच्चे ज्योग्राफिकल मैप में, जिसे हम कहते हैं ग्रेट आर्टिजन बेसिन। ग्रेट आर्टिजन बेसिन कहाँ पे है, तो ग्रेट आर्टिजन बेसिन क्षेत्र आपका ये यहाँ पे है। ग्रेट आर्टिजन बेसिन क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे उत्सृप्त कुएं पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? उत्सृप्त कुएं का मतलब बच्चे कि यहाँ से पानी निकलता है। उत्सृप्त कुएं मतलब कि जगह जगह जैसे बरसात के मौसम में पानी निकलता है ना, जगह जगह से पाताल तोड़ कुएं बन जाते हैं। तो यहीं से पृथ्वी को फाड़ करके अलग अलग जगह से पानी निकलता रहता है। तो एक आर्टिजन बेसिन इसीलिए प्रसिद्ध है कि यहाँ पे अलग अलग जगह क्या है, विभिन्न प्रकार के उत्सृप्त कुएं पाए जाते हैं। तो आर्टिजन बेसिन ध्यान रखना। यहाँ पे ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में ऑस्ट्रेलियन बाइट कहाँ पे है, तो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट यहाँ पे है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर बात करता हूँ, मैंने कहा था बॉक्साइट उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया का नंबर 1 स्थान है, और लेकिन यहाँ पे एक क्षेत्र पड़ता है बच्चे जिसका नाम है वेपा। तो ध्यान रखना, जो वेपा क्षेत्र है ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर बॉक्साइट का उत्पादन करता है। किसका करता है? बॉक्साइट का उत्पादन करता है। और मैंने कहा था जो न्यू साउथ वेल्स है ये गेहूं का उत्पादन करता है, गेहूं के लिए बहुत संपन्न क्षेत्र है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे, इसमें यहां तक हो गया। अब देखिएगा नेक्स्ट, यहां पे देखिए अगर मैं बात करता हूं ऑस्ट्रेलिया के अंदर 2 जगह, यहाँ पे 2 क्षेत्र हैं। एक का नाम है बच्चे काल गुरली, बोलो ना, काल गुरली है, और एक का नाम है बच्चे कुलगार्डी है। कुलगार्डी और काल गुरली। तो ध्यान रखना, आपसे पूछा जाएगा कि काल गुरली और कुलगार्डी किसके लिए प्रसिद्ध हैं, तो ये बच्चे ऑस्ट्रेलिया के अंदर दोनों सोने की खाने हैं। यहाँ पे क्या है? सोने की खाने पाई जाती हैं, या इसीलिए काल गुरली और कुलगार्डी सोने के खान के लिए, सोने के माइनिंग के लिए बहुत प्रसिद्ध संपन्न क्षेत्र है। ऑस्ट्रेलिया में मरुस्थल है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी लेक की अगर मैं बात करता हूँ, झीलें तो बहुत सारी है, लेकिन यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण झील बच्चे ये आपको दिख रहे हैं, जिसे हम कहते हैं लेक आयर। तो आपसे पूछा जाएगा कि आयर झील कहाँ है, तो आयर झील ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी या सबसे महत्वपूर्ण झील है ये। आ रही बात समझ में? बोलो। यहीं पे लेक फ्रोम है, यहीं पे लेक टॉरेंस है। तो बहुत सारे झीलें यहाँ पे, यहीं पे एक लेक गैरेंडर है। तो विभिन्न प्रकार की झीलें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में 2 स्वच्छ जल के स्रोत हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं। ये हो गया ना, काल गुरली कुलगार्डी सोने की खाने, लेक आयर यहाँ की सबसे बड़ी झील है, सबसे महत्वपूर्ण झील है ना। लेक टॉरेंस हो गया है, लेक फ्रॉम हो गया है, लेक गैरेंडर हो गया है। तो ये विभिन्न प्रकार की झीलें हैं बच्चे। और यहाँ का सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जिस पर सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट क्यूसिस्को है। अब देखिएगा यहाँ पे थोड़ा बात और कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर 2 स्वच्छ जल के स्रोत हैं, और 2 स्वच्छ जल के स्रोत कौन कौन से हैं? स्वच्छ जल के स्रोत, ये स्वच्छ जल के स्रोत जो हैं, तो यहाँ पे 2 नदियां हैं। एक तो है बच्चे मुरे, क्या नाम है? मुरे,
और एक है बच्चे जिसका नाम है डार्लिंग। तो मुरे और डार्लिंग दो यहाँ के स्वच्छ जल के स्रोत हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना, ये आपकी यहाँ से आ रही है, देखिएगा ये डार्लिंग है, बोलो ना बच्चे। और यहीं पे एक नदी आती है यहाँ पे बच्चे जिसका नाम है मुरे। तो मुरे और डार्लिंग यहाँ की दो मुख्य नदियाँ हैं जिन्हें हम ऑस्ट्रेलिया में स्वच्छ जल के स्रोत के रूप में देखते हैं। मुरे और डार्लिंग यहाँ की दो फेमस रिवर है। और इनमें आपसे पूछा जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी तो बच्चे मुरे है। तो याद रखना मुरे और डार्लिंग क्या है, तो मुरे और डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया की दो महत्वपूर्ण नदियां हैं, आप इसे ध्यान रखना। बोलिए। तो रेल मार्ग आपने देखा ऑस्ट्रेलिया के अंदर, यहाँ पे वीपा क्षेत्र देखा जो बॉक्साइट का उत्पादन कर रहा है, न्यू साउथ वेल्स देखा, झील देखी, यहाँ के मैदानों की बात की है। आ रही बात समझ में, बोले बच्चे, ठीक है। अब देखिएगा ऑस्ट्रेलिया में आप बात करें तो यहाँ पे समुद्र से लगा हुआ है पूरा चारों ओर। तो ऑस्ट्रेलिया में एक चक्रवात आता है बच्चे, और याद रखना ऑस्ट्रेलिया में जो चक्रवात है ये उष्ण कटिबंधीय है। कैसा चक्रवात आता है? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आता है, साइक्लोन आता है। और ऑस्ट्रेलिया में जो चक्रवात आता है, इस चक्रवात को क्या कहते हैं? विल्ली विल्ली नामक चक्रवात कहाँ आता है? तो याद रखना विल्ली विल्ली नामक चक्रवात ऑस्ट्रेलिया के अंदर आता है। और ये बच्चे आर्य बसों उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। लेकिन जो घास के मैदान थे, मैंने कहा था मकर रेखा इसे दो भागों में बांटती है ऑस्ट्रेलिया को, तो माना ये मकर रेखा चली गई है। कौन सी है? ये मकर रेखा है। और ये मकर रेखा के नीचे आपका कौन से घास के मैदान मैंने बताए थे? तो डाउन्स घास के मैदान यहाँ पाए जा रहे हैं, ये शीतोष्ण हो गए हैं। तो बताइए उष्ण कटिबंधीय विल्ली विल्ली नामक चक्रवात कहाँ पाए जाते हैं? नहीं पे पाए जाते। और भेड़ें मैंने बताई थी, मेरिनो प्रजाति की भेड़ें भी कहाँ पाई जाती हैं? तो मेरिनो प्रजाति की भेड़ें भी यहीं पे पाई जाती हैं। सुन रहे हो ना? कालगुल्ली, कुलगार्डी, तो ये सारे पर्वत श्रृंखला जो हम बताए हैं इनको ध्यान रखना है। तो ये हमारा मेन ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप था। और आगे बच्चे हम जो बात करेंगे इसमें ध्यान देना, न्यूजीलैंड बचा है। तो ये तस्मान देख लेना आप लोगों ने, तो इसे ध्यान रखना। लेकिन न्यूजीलैंड बचा है यहाँ पे नीचे, न्यूजीलैंड के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं। तो अभी सिर्फ इसे ध्यान रखेगा हम क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ाए हैं, ठीक है? तो ये ध्यान रखना है। चलिए, तो आज यहीं पे क्लास को एंड करते हैं। धन्यवाद सभी छात्रों का। ठीक है बच्चे, चलो।